हे गाइस, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल, कैसे हो? बढ़िया। क्या कर रहे हो? आई गेस यू आर डूइंग वेल। सो गाइस, सी ए इंटर एडवांस अकाउंटिंग द स्प्रिंट सीरीज इज ऑन। एंड गाइस, आज हम लोग है स्प्रिंट 3 पे, है ना? तो स्प्रिंट 1 और 2 हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। सो आई गेस वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड समथिंग विच इज नोन एज इंट्रोडक्शन टू एएस, एंड वी हैव ऑल्सो कंप्लीटेड AS1। तो आज बारी है AS2। आज एक्चुअली से हम थोड़े कोर स्टैंडर्ड्स करेंगे, मजा आएगी गाइस। तो रेडी हो? मेरे को याद है मैंने लास्ट लेक्चर में आपको कहा था कि यू शुड बी रेडी विथ योर नोट पैड, कैलसी एंड पेन ऑफ कोर्स, है ना? बिकॉज आज हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और सारे क्वेश्चंस न्यूमेरिकल है। दैट्स व्हाट आई ऑलवेज टोल्ड यू कि गाइस ये स्प्रिंट सीरीज है, मतलब ऐसे मत सोचना कि सर खाली प्रोविजंस पढ़ा के निकाल देंगे। नहीं गाइस, ये कोई भी लेक्चर्स अगर फर्स्ट टाइम भी देख रहे हैं तो इनके लिए भी ये हेल्पफुल है। परफेक्ट है। तो आप भी मेरी एक हेल्प कर दीजिए। ऑलवेज काइंड ऑफ शेयर दिस वीडियोस विद योर फ्रेंड्स हु कैन टेक अ ग्रेट एडवांटेज ऑफ इट। चलो, मैं रेडी हूँ, आप भी रेडी होने चाहिए। क्या है आज का हमारा मेन्यू? आज का हमारा मेन्यू है गाइस AS2, दैट इज वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। कहाँ से जाकर चालू करेंगे? सर ये स्टैंडर्ड हम लोग चालू करेंगे वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री डेफिनेशन से। डेफिनेशन के बाद हम लोग जाएंगे मेजरमेंट, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री के बाद हम लोग जॉइंट प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट और स्क्रैप बीच में पढ़ लेंगे। We'll also study the net realizable value, and we'll also study something which is known as inventory valuation techniques. Are we all clear with that one? Perfect. So first चालू करते हैं हम लोग सब एक चीज से जिसका मतलब है definition. So definition में point number 1, point number 2, point number 3, point number 4, point number 5 किसकी definition है ये? Inventory. एंड दैट इज व्हाट आई सेड कि आज हम लोग एक कोर्स स्टैंडर्ड से चालू करेंगे। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड कोर्स स्टैंडर्ड इज बेसिकली गाइस कि अब तक आप जो भी कर रहे थे ना अकाउंट्स में, यू वर अप्लाइंग योर ओन ब्रेन्स, आई डोंट नो कौन से टेक्निक से डिफाइन कर रहे थे एंड ऑल दैट स्टफ। गाइस स्टैंडर्ड्स में हर एक चीज के डेफिनेशन है। तो एवरीथिंग दैट यू आर गोइंग टू वर्क ऑन इज एज पर द स्टैंडर्ड। सो फॉर एग्जाम्पल लाइक इन्वेंट्री भी, किसी कंपनी के लिए इन्वेंट्री है या नहीं है, दैट इज ऑल्सो डिफाइंड बाय द वर्ड स्टैंडर्ड। परफेक्ट है कि नहीं? सो गाइस इन्वेंट्री का डेफिनेशन है। So let's start studying that. What is inventory? Guys, inventories are assets. Inventories are assets. Perfect है? Held for sale in ordinary course of business, or in process of production for sale, or for consumption in production of goods or services, including maintenance supplies and consumables, other than machinery spares, servicing equipments, and standby equipments that meets the definition of property, plant and equipment. सर समझा दीजिए। चलिए सर, व्हाट इज इन्वेंट्री? हेल्ड फॉर सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। मतलब गाइस ये फिनिश गुड्स हुए। तो फॉर एग्जांपल इफ यू आर होल्डिंग फिनिश गुड्स, दैट इज हेल्ड फॉर सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। मतलब हम इसे होल्ड कर रहे हैं बेचने के लिए इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में। अब फॉर एग्जाम्पल मैं फिलहाल एक क्लास में ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, आई कैन सी लॉट ऑफ बेंचेस इन फ्रंट ऑफ मी। इसमें से अगर एक बेंच मैंने बेचने के लिए निकाला है तो इसको हम इन्वेंट्री नहीं कहेंगे, बिकॉज इट इज फॉर सेल बट नॉट इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। सेकेंड वन, in process of production for sale, that is nothing but work in progress, WIP. Are we exactly clear with that one? Too good. So what is work in progress? Guys, एक simple सी understanding that if I'm manufacturing certain product और वो process के अंदर है, but definitely ये process खत्म होने के बाद इसे वापस हम बेच देंगे, so that is also inventory for us. Third one, for consumption in production of goods or services. So guys, ये हो गया हमारे लिए raw material. So why are you holding raw material? You are holding raw material for consumption in production of goods and services. So guys, inventory can be finished goods, or inventory can be work in progress, or inventory can be raw material. All these three together are defined as word inventory. Jackass hai? Too good. Guys, it also includes what? It also includes maintenance supplies, and it also includes consumables. मेंटेनेंस सप्लाईज, गाइस कोई असेट्स को मेंटेन करने के लिए अगर हमें सप्लाईज की ज़रूरत पड़े, फॉर एग्जांपल मशीनरीज के लिए हमें पेट्रोल की ज़रूरत पड़े या ऑयल की ज़रूरत पड़े या ग्रीस की ज़रूरत पड़े, सो इवन दैट विल बिकम द पार्ट ऑफ इन्वेंट्री। एक्सक्लूडिंग और अदर देन, ये तीन चीज़ें इन्वेंट्री का पार्ट नहीं बनेगी इफ दे आर मशीनरी स्पेयर पार्ट्स, और इफ दे आर सर्विसिंग इक्विपमेंट्स, और इफ दे आर स्टैंड बाय इक्विपमेंट्स।
गाइस मशीनरी के स्पेयर पार्ट्स आर नॉट इन्वेंट्री. मशीनरी के अगर एक मशीनरी बिगड़ गई तो एक स्टैंड बाय इक्विपमेंट रखा है, दैट इज नॉट इन्वेंट्री. Are we exactly clear with this one? Or guys, something which is known as सर्विसिंग इक्विपमेंट, मशीनरी को सर्विस करने के लिए अगर कोई इक्विपमेंट रखा है तो वो भी हमारे लिए इन्वेंट्री नहीं है. एंड दिस थ्री मीट्स द डेफिनेशन ऑफ पीपी. हाँ, पर अगर इन तीनों में से कोई पीपी का डेफिनेशन मीट नहीं करता है तो ये हमारे इन्वेंट्री में आ जाएगा. सो इन शॉर्ट, कैन मशीनरी स्पेयर्स बी इन्वेंट्री? आंसर इज yes if the machinery spares does not meet the definition of PPE. If the machinery spare meets the definition of PP, तो इसे PP में जाने देना या तो फिर इसे इन्वेंट्री में लेके आना. क्लियर टू गुड. तो पूरा डेफिनेशन एक बार फिर से हो जाए. व्हाट आर इन्वेंट्री? गाइस इन्वेंट्रीज आर assets held for sale in ordinary course of business, in process of production for sale, or to be consumed in the production of goods or services, including maintenance supplies and consumables, other than, guys, machinery spares, servicing equipments and standby equipments, which meets the definition of PP. So अगर लास्ट के तीन PP के डेफिनेशन को मीट करता है तो PP, बट अगर ये PP के डेफिनेशन को मीट नहीं करता है तो इन्वेंट्री. आर वी क्लियर विद दैट वन? टू गुड. चलिए नेक्स्ट डेफिनेशन के बाद आता है पॉइंट नंबर 2. एनआरवी के डेफिनेशन पे मैं आपको लेके जाऊंगा बट अभी नहीं, तो पहले हम आगे चले जाते हैं एंड वी टॉक अबाउट समथिंग विच इज मेजरमेंट. So guys, world renowned, बचपन से करते आ रहे हो, इन्वेंट्री. इन्वेंट्री शुड बी मेजर्ड एट कॉस्ट और एनआरवी whichever is less. चकास है. बट थोड़ा डिटेल जाने का टाइम आ चुका है. सीए इंटर के बच्चों, गाइस थोड़ी हम फाउंडेशन कर रहे हैं. सो बेसिकली मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि हम AS2 कर रहे हैं और हम लोग सेकेंड पॉइंट पे है जहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं मेजरमेंट. तो मेजरमेंट में हमने कह दिया इन्वेंट्री शुड बी मेजर्ड एट कॉस्ट और NRV whichever is less. जकास है कि नहीं? टू गुड. गाइस बट अगर मैं इन्वेंट्री की बात करूं तो अब वापस सोचने लगता है. गाइस इन्वेंट्री कैन बी रॉ मटेरियल और इन्वेंट्री कैन बी वर्क इन प्रोग्रेस और इन्वेंट्री कैन बी फिनिश गुड्स. सो रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स. गाइस वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. इट शुड बी एट कॉस्ट और NRV whichever is less. इसमें मुझे एब्सोल्युटली कोई प्रॉब्लम नहीं है. डू यू अग्री विद दैट पार्ट? बट गाइस अगर हम रॉ मटेरियल की बात करते हैं देन रॉ मटेरियल शुड बी ऑलवेज वैल्यूड एट कॉस्ट. सर व्हाई शुड रॉ मटेरियल बी ऑलवेज वैल्यूड एट कॉस्ट? इस पे कॉस्ट और NRV whichever is less क्यों नहीं? अरे बिकॉज रॉ मटेरियल का NRV निकालना पॉसिबल ही नहीं है. गाइस हमारे लिए जो रॉ मटेरियल होता है ना उसकी मार्केट होती है, मतलब वो मार्केट में बिकता है, पर हम उसे नहीं बेच रहे तो लोग वो खरीदने हमारे पास नहीं आएगा. प्रैक्टिकल एग्जांपल देके कहता हूं तो फॉर एग्जांपल गाइज हमारे क्लास के नीचे एक बहुत फेमस वड़ा पाव वाला बैठता है, मंगेश वड़ा पाव. एडवर्टाइजमेंट कर दी भाई की. भाई मंगेश वड़ा पाव वाला के लिए रॉ मटेरियल क्या है? तो उसके लिए रॉ मटेरियल है पाव, उसके लिए रॉ मटेरियल है पटैटोज, बेसन, ऑयल, ये सब उसके लिए रॉ मटेरियल है ना. तो पाव क्या मार्केट में बिकता है? हाँ, बट पाव खरीदने के लिए आप कहाँ जाओगे गाइस? पाव खरीदने के लिए आप बेकरी जाओगे, पाव खरीदने के लिए आप मंगेश वड़ा पाव वाले के पास नहीं जाओगे. बटाटा खरीदने के लिए हम मंगेश वड़ा पाव वाले के पास नहीं जाएंगे. तो मंगेश वड़ा पाव वाला रॉ मटेरियल खरीद रहा है क्योंकि उससे वड़ा पाव बनाना है, उससे रॉ मटेरियल बेचना नहीं है. तो इसीलिए रॉ मटेरियल का NRV इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड. सो हम क्या कहते हैं कि रॉ मटेरियल को हम किस पे वैल्यू करेंगे? कॉस्ट पे. हाँ, बट एक अच्छा सा प्रोविजन है. Guys, if the selling price of finished goods is less than the cost price of finished goods, then raw material should be valued at replacement cost. Are we exactly clear with this one? So, if the selling price of finished goods is less than the cost price of finished goods, then the raw material should be valued at which cost? Replacement cost. मतलब वो raw material को replace करने का जो खर्चा होगा उस पे measure करेंगे. But कब करोगे ये? Only and only if the selling price of finished goods is less than the cost price of finished goods. और वो भी finished goods के selling price से compare करें तो raw material लिया, इसे बनाएंगे, finished goods बन जाएगा. और finished goods का अगर selling price उसके cost price से भी कम हो, मतलब हमें loss होने वाला है, तो हम raw material को replacement cost पे measure करेंगे. चकास कहानी है? Clear? Too good.
So guys, measurement principle, I hope you are very clear. So raw material should be valued at cost or NRV, not raw material, inventory. Inventory should be valued at cost or NRV, whichever is less. But raw material should be valued at cost. Always. Only if the selling price of the finished goods is less than the cost price of finished goods, then the raw material should be valued at replacement cost. Work in progress or finished goods, they should be always valued at cost or NRV, whichever is less. I hope you are very clear with the measurement principle, guys. Too good. चलिए, guys, next. Point number 3. So, अब हमें पता चल गया कि रॉ मटेरियल को किस में मेजर करना है, कॉस्ट और एनआरवी, whichever is less. तो अब हम चलते हैं भाई कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट. तो रॉ मटेरियल का सर कैलकुलेशन समझाइए. अभी रॉ मटेरियल का कॉस्ट कैसे निकाले, रॉ मटेरियल का नहीं, इन्वेंट्री का कॉस्ट कैसे निकाले. तो इन्वेंट्री के कॉस्ट में इंक्लूड्स और इन्वेंट्री के ही कॉस्ट में एक्सक्लूड्स. Are we exactly clear with this one? It includes what? 1, 2, 3. It excludes what? 1, 2, 3, 4. तो इन्वेंट्री का कॉस्ट निकाल रहे हो आप, तो क्या क्या आना चाहिए? कॉस्ट ऑफ परचेज, कितने पे परचेज किया. गाइज यहाँ पे अगर कोई ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस है तो पक्का ऐड हो जाएंगे. यहाँ पे अगर कोई डिस्काउंट है तो लेस हो जाएगा, बट ऑफकोर्स याद रखना ट्रेड डिस्काउंट लेस होगा, कैश डिस्काउंट नहीं. अगर कोई टैक्सेस है, टैक्स अगर रिफंडेबल है तो ऐड मत करना, बट अगर टैक्सेस नॉन रिफंडेबल है तो ऐड हो जाएगा. सो दिस इज द कॉस्ट ऑफ परचेज. कॉस्ट ऑफ परचेज के बाद क्या आएगा? कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन. रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन. सो कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन में विल हैव लेबर कॉस्ट, विल हैव ओवरहेड्स. ओवरहेड्स का मतलब एक्सपेंसेस. ओवरहेड्स में विल हैव फिक्स्ड ओवरहेड्स, वेरिएबल ओवरहेड्स, दोनों टाइप के ओवरहेड्स होंगे. So we'll have something which is known as cost of conversion, and we'll have something which is known as other cost. So other direct cost which is required to bring the inventory to its position, saleable position, is known as other cost. So ये तीनों चीजें हमारे कॉस्ट में इंक्लूड होगी. अभी एग्जैक्टली क्लियर विद दिस वन. कौन सी चीजें हमारे इन्वेंट्री में इंक्लूड नहीं होगी? सो गाइज, स्टोरेज कॉस्ट इन्वेंट्री में नहीं आना चाहिए, एबनॉर्मल वेस्टेज इन्वेंट्री में नहीं आना चाहिए, एडमिन एक्सपेंसेस इन्वेंट्री में नहीं आना चाहिए, एंड सेलिंग एक्सपेंसेस भी इन्वेंट्री में नहीं आना चाहिए. सो वी शुड नॉट इंक्लूड द स्टोरेज कॉस्ट, वी शुड नॉट इंक्लूड एडमिन, वी शुड नॉट इंक्लूड सेलिंग, एंड वी शुड ऑल्सो डेफिनेटली नॉट इंक्लूड द एबनॉर्मल वेस्टेज. नॉर्मल वेस्टेज एब्जॉर्ब हो जाएगा, बट एबनॉर्मल वेस्टेज एब्जॉर्ब नहीं होगा. परफेक्ट है. स्टोरेज कॉस्ट में प्लीज याद रखिए गाइस, अगर ये स्टोरेज कॉस्ट रॉ मटेरियल को स्टोर करने के लिए तो पक्का इन्वेंट्री के कॉस्ट में इंक्लूड होगा, बट अगर ये स्टोरेज कॉस्ट रॉ मटेरियल के लिए नहीं है, फिनिश गुड्स के लिए है, तो ये एक्सक्लूड करेंगे आप. डन. सो कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, कॉस्ट ऑफ परचेस, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन, अदर कॉस्ट. एक्सक्लूजन्स, स्टोरेज, एबनॉर्मल वेस्टेजेस, एडमिन, सेलिंग. क्लासिक. टू गुड. चलिए गाइस, नेक्स्ट कंटिन्यूएशन. ओह वाओ, क्वेश्चंस आ गए. चलो, ready हो आप? That's what I promised. And I promised you that we are going to have a lot of questions. First one. ABC buy goods from the overseas supplier. It has recently taken delivery of 1000 units of component X. The quoted price of component X was 1200 per unit, but ABC has negotiated a trade discount of 5% due to the size of order. So guys, एक component है, 1000 यूनिट खरीद रहे हो, एक यूनिट का प्राइस 1200 है, बट 5% ट्रेड डिस्काउंट मिलने वाला है, सो ट्रेड डिस्काउंट लेस कर देना. The supplier offers a early settlement discount of 2% for the payment within 30 days. Guys, payment within 30 days, तो ये कैश डिस्काउंट होगा. कैश डिस्काउंट इन्वेंट्री के कॉस्ट में नहीं आ सकता. इम्पोर्ट ड्यूटी, गाइज डेफिनेटली इसके बिना हमारा इन्वेंट्री आ ही नहीं पाएगा अपने पास, तो दिस बिकम्स अ डायरेक्ट कॉस्ट. हाँ, बट अगर ये भी सेट ऑफ हो सकता है कहीं पे या रिफंडेबल है तो नहीं आएगा. Import duty of 60 per order must be paid for the goods released through customs. Once the goods are released through the customs, guys, refund की कोई बात नहीं हुई. ABC must pay the delivery cost of also 500. तो guys, ये delivery cost भी component को warehouse तक लाने के लिए important है. So what is the cost of inventory? Guys, as per AS2, अगर आप मेरे sprint series को religiously follow कर रहे हैं, जो करो प्लीज,
because consistency makes it very important. So guys, what is the system that I told you to write accounting standard का आंसर? पहले स्टैंडर्ड का नाम, नंबर, फिर प्रोविजन और फिर बॉडी ऑफ द आंसर, ABC. Are we exactly clear with this one? So guys, first one, as per AS2, what is it? Valuation of inventory. The cost of inventory should include, first one, cost of purchase, cost of conversion, other direct cost. It should include storage, abnormal wastages, admin, selling. ये provision लिखना है. इसके बाद आप लिखेंगे कि cost में क्या include होना चाहिए. तो calculations. अब cost में क्या include होना चाहिए? So sir, हमारे लिए purchase price था. Okay. कितने यूनिट्स खरीदे थे? 1000. हर एक यूनिट आपने कितने में खरीदा था? 1200. सो 1000 into 1200 guys. Calculator please. 1000 into 1200. I'm getting an answer of 12 lakh. But do we have something which is known as less trade discount? कितना परसेंट ट्रेड डिस्काउंट था? 5%. Guys, 5% ट्रेड डिस्काउंट is 60,000. तो अपना आंसर आ जाएगा 1140. दैट इज परचेज हो गया. परचेज के बाद गाइज हमने भरा था कस्टम ड्यूटी. इफ यू रिमेंबर, कस्टम ड्यूटी कितना भरा था हमने? 60 पर यूनिट. सो गाइज 1000 यूनिट्स इनटू 60, दैट कम्स टू 60,000. गाइज प्लस हमने भरा था डिलीवरी चार्जेस. सो डिलीवरी चार्जेस ऑल्सो बिकम्स अ पार्ट ऑफ इन्वेंट्री, दैट इज 5,000. एंड नाउ वी हैव अ टोटल 11,40,000 plus 60,000 plus 5,000. Answer comes to 12,05,000. Tell me, are you getting this answer clear? Too good. चलिए guys, next question number 2. Guys, question number 2 is amazing question. ना तो guys ये जो question है ना, question number 2, मैंने inventory के cost में second point, दैट इज कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन के अंदर एक छोटा सा प्रोविजन है कि सर कॉस्ट ऑफ प्रोविजन के अंदर वी कैन हैव समथिंग विच इज नोन एज फिक्स्ड ओवरहेड्स एंड वी कैन हैव समथिंग विच इज नोन एज वेरिएबल ओवरहेड्स. सर व्हाट डू यू मीन बाय दैट? भाई नाम से क्लियर है. वेरिएबल ओवरहेड्स का मतलब क्या है? दे वेरी डायरेक्टली विद प्रोडक्शन. जितना ज्यादा प्रोडक्शन उतना ज्यादा वेरिएबल ओवरहेड्स. But fixed overheads is something which remains fixed. In terms of amount, it remains fixed. Rent is a great example of fixed overheads. तो AS2 क्या कहता है कि आप fixed overheads को absorb करना या inventory में include करना at actual cost per unit or budgeted cost per unit, guys, whichever is less. Whichever is less. क्योंकि अगर देयर इज एन इनएफिशिएंसी, इनएफिशिएंसी क्या है वो मैं नंबर से भी तुम्हें प्रूव करके दिखाऊंगा, बट अगर कोई इनएफिशिएंसी हो तो ये इनएफिशिएंसी आप डायरेक्टली पीएनएल में चार्ज कर देंगे. चकास है. अब आराम से अंडरस्टैंड करते ये है क्या, कैसे अप्लाई होता है. बट पहले तो प्रोविजन भाई मेरे साथ एक बार. What is the provision? The provision says fixed overhead should be absorbed at actual cost per unit or budgeted cost per unit, whichever is less. चलिए सर समझाइए. चलिए बेटा समझते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 के साथ समझते हैं बहुत अच्छी तरह से. So what does question number 2 tell you? Pluto Limited has a plant with a normal capacity of 5 lakh of a product per annum and the expected fixed overheads is 15 lakh. गाइज हमारा नॉर्मल कैपेसिटी था, हमने डिसाइड किया था हम 5 लाख यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे और उसके लिए हमारा खर्चा होने वाला था 15 लाख रुपीस का. तो भाई फिर से एक बार, एज पर AS2 ये क्वेश्चन एक्चुअल कॉस्ट पर यूनिट और बजटेड कॉस्ट पर यूनिट पे है, या तो ये क्वेश्चन फिक्स्ड ओवरहेड्स पे है, तो प्रोविजन होना चाहिए दैट एज पर AS2 फिक्स्ड ओवरहेड शुड बी एब्जॉर्ब्ड एट एक्चुअल कॉस्ट पर यूनिट और बजटेड कॉस्ट पर यूनिट व्हिचएवर इज लेस. चकास है. टू गुड. सो आगे जाते हैं. फर्स्ट वन गाइज, हमारा बजटेड कॉस्ट पर यूनिट क्या था? बजटेड कॉस्ट पर यूनिट था हमारा टोटल 15 लाख का खर्चा हुआ था, डिवाइडेड बाय 5 लाख यूनिट्स बनाने का प्लान था, तो ₹3 पर यूनिट हमारा बजटेड था. तो केस 1 हमारा एक्चुअल प्रोडक्शन कितना हुआ? सर हमारा एक्चुअल प्रोडक्शन भी 5 लाख यूनिट्स ही हुआ है. अच्छा, तो आपका एक्चुअल कॉस्ट पर यूनिट कितना आएगा?
आपका एक्चुअल कॉस्ट पर यूनिट आएगा 15 lakhs डिवाइडेड बाय 5 lakhs इज इक्वल टू ₹3 पर यूनिट. डू यू अग्री विद दिस वन? गाइस यहाँ पे एक्चुअल भी 3 और बजटेड भी 3 है, तो आप इन्वेंट्री में एब्जॉर्ब कितने पे करोगे? 3 पर यूनिट पे ही एब्जॉर्ब करोगे. सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपका टोटल फिक्स्ड ओवरहेड्स 15 लाख हुआ, आप इन्वेंट्री वैल्यू करते वक्त 5 लाख यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाई 3, पूरे 15 लाख रुपए आप इन्वेंट्री में डाल देना, तो हमारे पास कोई बैलेंस नहीं बचेगा. सो बेसिकली यहाँ पे कोई इनएफिशिएंसी नहीं है. सर इनएफिशिएंसी नहीं है मतलब क्या? भाई प्लानिंग कितने की थी? 5 लाख यूनिट की प्लानिंग की थी, प्रोडक्शन कितने हुए? 5 लाख यूनिट का प्रोडक्शन हुआ. सो गाइस इन सिंपल लैंग्वेज देयर इज नो इनएफिशिएंसी बिकॉज 5 लाख की प्लानिंग थी और 5 लाख प्रोड्यूस किया, तो कहाँ इनएफिशिएंसी है? वी आर गुड. नेक्स्ट वन, सेकेंड केस हमें कहता है कि हमारा एक्चुअल प्रोडक्शन सिर्फ 3,75,000 यूनिट्स हुआ है. परफेक्ट है. तो गाइस हमारा एक्चुअल कॉस्ट पर यूनिट कितना आया? 15 लाख डिवाइडेड बाय 3,75,000 इज इक्वल टू ₹4 पर यूनिट आ गया. तो एब्जॉर्ब कितने पे करेंगे? क्या था प्रोविजन? प्रोविजन बहुत सिंपल था, इन्वेंट्री शुड बी एब्जॉर्ब्ड एट एक्चुअल कॉस्ट पर यूनिट और बजटेड कॉस्ट पर यूनिट विच एवर इज लेस, है ना? तो व्हाट इज लेस हियर? 3. सो एब्जॉर्ब होगा ₹3 पर यूनिट पे, दैट इज 15 लाख में से इन्वेंट्री वैल्यू करते वक्त 3,75,000 इंटू 3 करना. चलो 3,75,000 इंटू 3, माई आंसर इज 11,25,000. तो सर बैलेंस 3,75,000 बचे. भाई यही तो मैं बोल रहा हूं कि ये इनएफिशिएंसी है, और ये इनएफिशिएंसी हम लोग कहां पे ट्रांसफर कर देंगे? पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे. टेल मी, आर यू ऑल कैचिंग दिस अप? टू गुड, चकास. चलिए गाइस, थर्ड कहता है कि हमारा एक्चुअल प्रोडक्शन ना 7,50,000 यूनिट्स हुआ. भाई हमने जितना सोचा था उससे ज्यादा प्रोडक्शन कर लिया हमने, तो ये तो एफिशिएंसी हो गई. एफिशिएंसी एक्चुअली कहीं पे दिखेगी नहीं ऐसे. सो एक्चुअल कॉस्ट पर यूनिट हमारा 15 लाख डिवाइडेड बाय 7,50,000, so you will be having at ₹2 per unit. परफेक्ट है कि नहीं? चकास. तो एब्जॉर्ब कितने पे करोगे? बजटेड 3 पर यूनिट था, एक्चुअल 2 पर यूनिट था, तो 2 पर यूनिट पे करना पड़ेगा. मतलब क्या सर? 15 लाख रुपए का खर्चा है. इन्वेंट्री कैलकुलेट करते वक्त इट शुड बी 3,75,000 नहीं, it should be 7,50,000 multiplied by 2 per unit is equal to 15 lakhs. Do you agree with this one? Concept of conservatism, inefficiency should be charged to P&L, but there should be efficiency not reported separately. वैसे भी अगर आप मिस्टेक से देखो क्या फनी काम कर लोगे, अगर आप यहाँ पे एब्जॉर्ब 3 पर यूनिट पे कर लो तो 7,50,000 इंटू 3 कर लोगे तो 22,50,000 हो जाएगा. और 22,50,000 इज व्हाट? भाई इतना तो खर्चा ही नहीं हुआ है, खर्चा ही खाली 15 लाख का हुआ है, तो 22,50,000 कैसे रजिस्टर कर लोगे आप? सो 15 लाख ही होगा. चकास कहानी है. प्रोविजन क्लियर है. सो फिर से एक बार प्रोविजन, इन्वेंट्री का कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे थे, क्या इंक्लूड होना चाहिए? कॉस्ट ऑफ परचेज, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन, अदर डायरेक्ट कॉस्ट. क्या इंक्लूड नहीं होना चाहिए? स्टोरेज कॉस्ट, एबनॉर्मल वेस्टेजेस, एडमिन एक्सपेंसेस एंड सेलिंग एक्सपेंसेस. उसके अंदर कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन, फिक्स्ड ओवरहेड्स should be absorbed at actual cost per unit or budgeted cost per unit, whichever is less. Are you catching this up? Too good. चलिए नेक्स्ट वन. गाइस आ जाते हैं एक बहुत लवली क्वेश्चन पे या लवली प्रोविजन पे. कॉस्ट कैलकुलेट करते वक्त ही ये प्रोविजन आता है, और ये प्रोविजन कहता है कि हम जब कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, ये देखो मेरी मस्तियां चलती रहती है बीच बीच में, तो हमें मिलेंगे स्क्रैप, हमें मिलेगा बाई प्रोडक्ट, और गाइस हमें मिलेगा जॉइंट प्रोडक्ट. क्या मिलेगा हमें? स्क्रैप.
तो कभी कभी प्रोडक्शन प्रोसेस करते वक्त स्क्रैप मिल जाता है, तो स्क्रैप को क्या करेंगे, स्क्रैप पे बेच देना। इट शुड बी वैल्यूड एट स्क्रैप, एंड ये स्क्रैप बेचने से जो पैसा आएगा ना, दैट शुड बी यूज टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द फाइनल इन्वेंट्री। मतलब इन्वेंट्री बनाने के खर्चे में ये इनकम माना जाएगा, सो दिस विल रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अगर आपको ट्रेडिंग अकाउंट के फंडामेंटल से समझना है तो आप ऐसे समझिए कि ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होगा बाय प्रोडक्ट। सर बाय प्रोडक्ट क्या होता है? बहुत सिंपल चीज है गाइस, बाय प्रोडक्ट एक प्रोडक्ट है पर जिससे बनाने का इंटेंशन नहीं था, ये हम प्रोसेस में काम कर रहे थे, प्रोडक्शन प्रोसेस में, तो ये बन गया पर बनाना नहीं था। द ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द बाय प्रोडक्ट इज गाइस, जैसे कि शुगर केन के जूस वाला शुगर केन का जूस बेचता है तो शुगर केन का कचरा बन जाता है। ये गाइस एक्चुअली बाय प्रोडक्ट है, इससे पेपर इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल माना जाता है। अच्छा, तो जूस वाला जूस क्यों बना रहा है? कचरा बनाने के लिए जूस बना रहा है या जूस बनाने के लिए जूस बना रहा है? तो सर वो तो जूस बना रहा था, कचरा बन गया, दैट्स बाय प्रोडक्ट। ओके, बाय प्रोडक्ट का क्या करेंगे? ऑलवेज एनआरवी पे मेजर करना, और अगर कोई प्रॉफिट होता है तो इग्नोर कर देना। कॉन्सेप्ट समझा कि नहीं? इट शुड बी ऑलवेज वैल्यूड एट एनआरवी एंड नो प्रॉफिट शुड बी रिकॉर्डेड, बिकॉज इसको बनाने का हमारा इंटेंशन ही नहीं था। मुझे नॉर्मल क्लास में भी लोग पूछते, सर इसको इग्नोर क्यों कर रहे हो आप, प्रॉफिट क्यों रिकॉर्ड नहीं कर रहे हो? अरे प्रॉफिट रिकॉर्ड नहीं कर रहे बिकॉज प्रॉफिट बनाना हमारा इंटेंशन ही नहीं था। नेक्स्ट वन, ज्वाइंट प्रोडक्ट। सर ज्वाइंट प्रोडक्ट का क्या करेंगे? ज्वाइंट प्रोडक्ट का मतलब क्या है? पहले तो सर एक साथ दो प्रोडक्ट बन गए तो फिर हमारा टोटल कॉस्ट अलोकेट करना। क्या करना? अलोकेट करना। कैसे? सेल्स वैल्यू के बेसिस पे। कौन से बेसिस पे? सेल्स वैल्यू के बेसिस पे। सो जो टोटल कॉस्ट हुआ है, प्रोडक्शन कॉस्ट, उसको हमें ये दो प्रोडक्ट में बांटना पड़ेगा कि नहीं? कैसे बांटेंगे? कौन से रेशियो में बांटेंगे? पहले सिंपल सा आंसर था सर इक्वल बांट लो। नहीं भाई, इक्वल नहीं बना, अलग अलग यूनिट्स बने, अलग अलग यूनिट्स का सेलिंग प्राइस भी अलग अलग है, तो सेल्स वैल्यू पे करना, सेलिंग प्राइस पे भी नहीं, इक्वली भी नहीं, सेल्स वैल्यू। समझा? टू गुड। चलो आगे बढ़े। यस, बहुत अमेजिंग क्वेश्चन है मेरे पास। क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारा? 3। ये मेरा पर्सनल फेवरेट है। ये सीए फाइनल के एग्जामिनेशन से पहले मैं ऑलवेज नॉर्मल क्लास में कराता था, और अभी तो ये सीए इंटर के क्वेश्चंस में एग्जाम्स में भी आ चुका है एक बार। बट बिलीव मी, हमारे बच्चे तो ये क्वेश्चन सालों से कर रहे हैं, और वो आप है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट वन। In the manufacturing process, Mars, one byproduct BP emerges besides two main products MP1, MP2 apart from the scrap. Details of the cost of production are here as under. So guys, एक बाई प्रोडक्ट बना है BP, दो मेन प्रोडक्ट बने हैं MP1, MP2 और स्क्रैप भी बना है। इसलिए मेरा ये क्वेश्चन पर्सनल फेवरेट है, बिकॉज इस क्वेश्चन के अंदर सब कुछ है, स्क्रैप भी है, बाई प्रोडक्ट भी है, ज्वाइंट प्रोडक्ट्स भी है। तो कहानी पहले चालू करता है। रॉ मटेरियल, वेजेस, फिक्स्ड ओवरहेड्स, वेरिएबल ओवरहेड्स, ये पहले खर्चे हुए हैं। सो पहले तो वहां से खर्चे चालू करते हैं और उसके भी पहले शो ऑफ करते हैं एज पर AS2। परफेक्ट है। तो रॉ मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड्स और फिक्स्ड ओवरहेड्स। तो रॉ मटेरियल कितना? 150, लेबर कितना? 90, वेरिएबल ओवरहेड्स कितना? 65, फिक्स्ड ओवरहेड्स कितना? 50। कैलकुलेशंस प्लीज। 150, 90, 65 and 50. I'm getting an answer of 355. पहले क्या माइनस करेंगे हम लोग? स्क्रैप। तो हाउ मच वाज स्क्रैप? गाइस स्क्रैप था, किधर था? Average market price of MP1 and MP2 was 60 and 50 per unit respectively. Byproduct was sold at 20. There was profit of 5,000 after incurring separate processing charges of 8,000, packing charges of 2,000. 5,000 was realized from the sale of scrap. So scrap से बेच के 5,000 ले लिए, मेरा cost of production 350 हो गया। अब मैं बाई प्रोडक्ट भी बेच देता हूं, बिकॉज इसको बनाने का इंटेंशन नहीं था। बाई प्रोडक्ट को ऑलवेज एनआरवी पे मेजर करना। कितना बाई प्रोडक्ट बना था? 2000 यूनिट्स। उसका सेलिंग प्राइस कितना बोला था? 20। सो गाइस हम बाई प्रोडक्ट 2000 यूनिट्स इंटू 20 पे बेच के आए। पर मुझे बराबर से एक और चीज दिख रही है, प्रॉफिट 5000, जो हमें कंसिडर नहीं करना चाहिए।
और बाय प्रोडक्ट के लिए प्रोसेसिंग चार्जेस 8,000 और 2,000 पैकिंग चार्जेस हुए थे, तो ये तो खर्चा करना ही पड़ेगा. सो दिस इज -8,000, दिस इज -2,000. सो गाइज वी हैव 2,000 into 20 is 40,000 minus 8,000 minus 2,000. I am getting an answer of 30,000. So 350 minus 30, my answer comes to 3,20,000. Tell me, are you catching this up? Guys, अब आए हमारे टोटल कॉस्ट पे. ये अब टोटल कॉस्ट से क्या बना गाइज? MP1 बना, MP2 बना. तो MP1 और MP2 में क्या करना है गाइज? आपको MP1 और MP2 में ये टोटल कॉस्ट अलोकेट करना है. कौन से बेसिस पे अलोकेट करना है? सेल्स वैल्यू. तो सेल्स वैल्यू क्या था गाइज? MP1 का सेल्स वैल्यू 60, MP2 का सेल्स वैल्यू 50 और MP1 5,000 यूनिट्स, MP2 4,000 यूनिट्स. सो MP1 5,000 into 60, MP2 4,000 into 50. चलो कैलकुलेटर, 5,000 into 60, I am getting a total cost of 3 lakh. MP2 4,000 into 50, I am getting an answer of 2 lakh. So इस कॉस्ट को बांट दो 3:2 के रेशियो पे. कौन से कॉस्ट को बांटोगे? 3,20,000 के कॉस्ट को 3:2 के रेशियो पे बांटोगे. सो गाइस कैलकुलेटर्स प्लीज. 3,20,000 divided by 5 into 3. I'm getting a total cost of 192 and minus 320. I'm getting a total cost of 128. जकास है? कोई डाउट आपको? बराबर जा रहे हो? Awesome. आगे बढ़ता है. So 192 and 128 is my total cost. Next one, continuation of it. Guys, ये टोटल कॉस्ट मिला, बट कॉस्ट पर यूनिट तो निकालना, बिकॉज मुझे क्लोजिंग स्टॉक निकालना पड़ेगा. तो कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए क्या करेंगे? कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए 192 को हम लोग डिवाइड करेंगे. कितने यूनिट्स बने हमारे? 5,000 यूनिट्स. सो डिवाइडेड बाय 5,000. एंड 128 में हमारे कितने यूनिट्स बने? 4,000. Calculator, 192 divided by 5,000. I am getting an answer of rupee 38.4 per unit. And guys, 1,28,000 divided by 4,000, answer is rupee 32 per unit. ये बन गए हमारे कॉस्ट पर यूनिट में MP1, MP2. सर काम हो चुका है. अब क्या कैलकुलेट करना है? हमें कैलकुलेट करना है हमारा क्लोजिंग स्टॉक. सो गाइज अपना क्लोजिंग स्टॉक कितना होगा? तो MP1 कितने यूनिट्स थे हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक में? 250. सो इट शुड बी 250 मल्टीप्लाइड बाय 38.4. और MP2 में हमारे कितने यूनिट्स थे? MP2 में हमारे पास 100 यूनिट्स थे इनटू 32. कैलकुलेटर, 250 into 38.4. I'm getting an answer of 9,600. Guys, 100 into 32. I'm getting an answer of 3,200. So we have 9,600 plus 3,200. Answer comes to rupees 12,800. क्या मिल गया ये हमें? क्लोजिंग स्टॉक. Awesome, too good. सो स्क्रैप को किस पे वैल्यू करोगे? स्क्रैप पे. बाय प्रोडक्ट को किस पे वैल्यू करोगे? NRV. Ignore the profit. And joint product should be, or the total cost should be allocated to the joint product on the basis of sales value. Awesome, too good. जकास. चलिए, ये बीच बीच में मैंने क्या लिख के रखा है मुझे पता नहीं. ये फाइल मैंने आपके लिए बनाई थी. ये सब मैं रब कर देता हूँ. ये चल रहा था मेरा काम यहाँ पे कहीं ना कहीं पे समथिंग ऑन CFA लेवल 1. Are we exactly clear with this one? CFA लेवल 1 पे भी मैं जरा सोच रहा हूँ कि फटाफट स्प्रिंट सीरीज चालू कर दूँ, उसमें भी मजे करेंगे. आइए नेक्स्ट वन. किसकी बात हो जाए? सर बात हो जाए अब NRV की. तो आपका कॉस्ट प्रिंसिपल बहुत क्लियर था. व्हाट वाज द कॉस्ट प्रिंसिपल? मेजरमेंट प्रिंसिपल. Measurement principle कहता है that inventory should be measured at cost or NRV whichever is less, but raw material should always be valued at cost. Only if the selling price of finished goods is less than the cost price of finished goods, then raw material should be valued at replacement cost.
WRP and the finished goods should be valued at cost or NRV whichever is less. तो NRV निकालना किसका है? NRV निकालना है फिनिश गुड्स का, NRV निकालना है वर्क इन प्रोग्रेस का, NRV नहीं निकालना है रॉ मटेरियल का. सो गाइज अगर NRV हमें फिनिश गुड्स का निकालना है तो फिनिश गुड्स का NRV कैसे निकालेंगे? तो हमारा प्रोविजन है NRV पे. गाइज NRV ऑफ फिनिश गुड्स शुड बी एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस किसका? फिनिश गुड्स का, लेस एस्टिमेटेड कॉस्ट टू सेल. सिंपल. एनआरवी की फील सिंपल होनी चाहिए. व्हाट इज द फील ऑफ एनआरवी? एनआरवी का फील है कि गाइस जब हम गुड्स बेचेंगे तो अल्टीमेटली हमारे हाथ में कितने पैसे आएंगे, इसे हम कहते हैं एनआरवी. Are we exactly clear with this one? It's like once we sell the goods, what is the ultimate thing that we are getting on hand? NRV. तो फिनिश गुड्स कितने में बेचेंगे? एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस. कितना खर्चा हो जाएगा बेचने के लिए? सो फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट. अब मैं 2 दिन पहले टीवी लेने गया था विजय सेल्स पे, टीवी ले लिया, उनको बोला भाई टीवी घर पे कैसे आएगा? बोलते सर आप क्यों डर रहे हो, डिलीवरी करा देंगे, इंस्टॉल भी करा देंगे. तो ये सब उनका खर्चा हुआ कि नहीं? अल्टीमेटली दे विल रिड्यूस दिस फ्रॉम द सेलिंग प्राइस. जकास है. चलिए नेक्स्ट वन. सर वर्क इन प्रोग्रेस का एनआरवी निकालना है, ये कैसे निकालेंगे? वर्क इन प्रोग्रेस तो नहीं बेचते, तो बेचते क्या है? वर्क इन प्रोग्रेस से बनाते बनाते फिनिश गुड्स आ जाएगा, फिनिश गुड्स बेच देंगे. तो गाइस यहां पे आएगा हमारे पास एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस किसका? फिनिश गुड्स का, लेस एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ सेल्स, ये भी किसका? फिनिश गुड्स का, लेस एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन. एक चीज ऐड हो जाएगी, मतलब लेस करनी है पर एक चीज और आ जाएगी, एंड अल्टीमेटली विल गेट एनआरवी. सो इसका फंडामेंटल क्या है कि हम वर्क इन प्रोग्रेस को कन्वर्ट करेंगे पहले फिनिश गुड्स में, और फिर हम फिनिश गुड्स को बेच देंगे, बट फिनिश गुड्स को बेचने में भी खर्चे होंगे. तो गाइज WIP का एनआरवी कैसे निकालेंगे? WIP का एनआरवी निकालना बहुत सिंपल है गाइज. इट शुड बी कैसे? तो एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस ऑफ फिनिश गुड्स लेस द कॉस्ट ऑफ सेल लेस द कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन. We get something which is NRV. Awesome, too good. चलिए guys, next question. NRV पे question मजा आएगा भाई. चलो. Cost of partly finished goods as on 31st at the end of 2016-2017 is 150. So guys क्या बात कर रहे हो हम लोग? Cost of partly finished goods की बात कर रहे हैं. तो as per AS2 गाइस हम WIP की बात कर रहे हैं. इट शुड बी एट कॉस्ट और इट शुड बी एट NRV whichever is less. द कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस वाज 150. NRV निकालना है. NRV किसका निकालना है? वर्क इन प्रोग्रेस का निकालना है. सो गाइस ये होना चाहिए अपना एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस ऑफ फिनिश गुड्स लेस एस्टिमेटेड कॉस्ट टू सेल लेस एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन. So guys, continuation. The unit can be finished in the next year with a further expenditure of 100 by cost of completion. 100 रुपए लग जाएंगे इसको फिनिश करते करते, और फिनिश गुड्स आप बेचोगे 250 पे, पर 4% का तो ब्रोकरेज लग जाएगा, तो 250 पे बेचेंगे, और 250 का 4% का ब्रोकरेज मतलब 10 रुपए का ब्रोकरेज लग जाएगा, लेस 100 रुपया कंप्लीट करने में लग जाएगा, लेस आंसर आ रहा है 140. NRV आ रहा है 140. विच एवर इज लेस मतलब इट शुड बी वैल्यूड एट 140. बट इसके पहले यहाँ पे प्रोविजन लिख देने का दैट वर्क इन प्रोग्रेस शुड बी वैल्यूड एट कॉस्ट और NRV विच एवर इज लेस. चकास वाला काम चल रहा है. टू गुड. चलिए धमाल प्रोसेसिंग चल रही है. चलो ये थोड़ा मैं स्किप कर देता हूं और आ जाते हैं यहाँ पे. कुछ है नहीं इधर. चलो तो हम गाइस इसी को भी हटा देते हैं, नहीं क्या को टाइम पास करता है. चलिए नेक्स्ट. इन्वेंट्री वैल्यूएशन टेक्निक्स पे आ जाओ भाई. द लास्ट प्रोविजन ऑफ द चैप्टर. गाइस इन्वेंट्री को वैल्यू कैसे करेंगे? सो इन्वेंट्री वैल्यूएशन टेक्निक. क्या करना है इन्वेंट्री वैल्यूएशन टेक्निक पे? गाइस पहले तो इन्वेंट्री वैल्यूएशन टेक्निक पे तुम्हें पहले इसे क्लासिफाई करना. It should be classified as interchangeable है,
के नॉट इंटरचेंजेबल है. Is it interchangeable or is it not interchangeable? Are you exactly clear with this one? Too good. Guys, what do you mean by interchangeable or not interchangeable? So, for example, आपको ये कैल्सी दिख रहा है. जस्ट बताइए आप कितने लोगों के पास ऐसा ही एग्जैक्टली सेम कैल्सी होगा. और अगर मैं आपसे कैल्सी मांगू और मैं ये कैल्सी को यहाँ वहाँ चेंज कर दूँ तो कैन आई से चीज़ें बदल जाएगी, सेम ही दिखेगी ना. तो गाइज इसे कहते हैं हम इन्वेंट्री ऑर्डिनरीली इंटरचेंजेबल, कि एक यूनिट ऑफ इन्वेंट्री और दूसरा यूनिट ऑफ इन्वेंट्री अगर सिमिलर है तो इन्वेंट्री ऑर्डिनरीली इंटरचेंजेबल. अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक राइटिंग पैड यूज कर रहा हूँ, मेरे पास ऐसे दो पेन है, देखो सेम ही है. डू यू अग्री विद दैट? सिंपल. इन्वेंट्री ऑर्डिनरीली इंटरचेंजेबल. नॉन चेंजेबल में हर एक यूनिट अलग अलग होता है. अब मेरे को याद है अभी तो सारे लग्जरी कार्स मतलब इंडियन मार्केट में डायरेक्टली बिकते हैं, जब पहले नहीं था ना ऐसा. तो बॉम्बे में एक बहुत फेमस कंपनी था, डीसी, दिलीप छाबरिया नाम से फेमस है. गाइस ये लोग कार्स मॉडिफाई करते थे और हर एक कार अलग होती थी, हर एक कार अलग. अभी एग्जैक्टली क्लियर विद दिस वन? तो गाइस दिस वाज इन्वेंट्री विच वाज नॉट इंटरचेंजेबल. तो वहां पे हमारे पास सिर्फ एक मेथड है, और कौन सा एक मेथड है हमारे पास? स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड. मतलब क्या? अरे मतलब कुछ नहीं, एक यूनिट लो उसकी वैल्यू निकालो, फिर दूसरा यूनिट लो उसकी वैल्यू निकालो, फिर तीसरा यूनिट लो उसकी वैल्यू निकालो, एंड करते रहो ये काम. अच्छा, अगर इंटरचेंजेबल है तो भाई इसे वापस दो पार्ट में स्प्लिट करो कि इज इट हिस्टोरिक और इज इट नॉन हिस्टोरिक. सर व्हाट डू यू मीन बाय हिस्टोरिक एंड व्हाट डू यू मीन बाय नॉन हिस्टोरिक? भाई हिस्टोरिक का मतलब है क्या? हिस्टोरिक का मतलब है कि हम इन्वेंट्री में जितनी भी चीजें लगी है सबके कॉस्ट मेंटेन कर रहे हैं. और नॉन हिस्टोरिक का मतलब है कि हम इन्वेंट्री में जितनी भी चीजें लग रही है उसका कॉस्ट मेंटेन नहीं कर रहे हैं. तो पहले नॉन हिस्टोरिक की बातें कर लेते हैं. तो गाइज नॉन हिस्टोरिक में हमारे पास दो मेथड है. फर्स्ट वन इज नोन एज रिटेल इन्वेंट्री मेथड. कौन सा मेथड? रिटेल इन्वेंट्री मेथड. एंड दूसरा मेथड है हमारे पास स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मेथड. कौन सा मेथड? Standard costing method. The first one is known as retail inventory and the second one is known as standard costing. रिटेल इन्वेंट्री मेथड नाम से क्लियर है, कौन यूज करता है? रिटेलर्स यूज करते हैं भाई. क्यों रिटेलर्स ऐसे मेथड यूज करते हैं? भाई इनको है ना कॉस्टिंग ही नहीं पता होती है, पर इनको ये पता होता है कि ये बेचना कितने पे, मतलब एमआरपी. और इनको ये पता होता है कि हर एक यूनिट पे इनका प्रॉफिट कितना है. तो ये लोग कॉस्ट कैसे निकालते पता है आपको? रिवर्स. सेलिंग प्राइस में से जीपी निकाल देते हैं. तो सेलिंग प्राइस में से अगर जीपी निकाल दे तो हमें क्या मिल जाता है? रिटेल इन्वेंट्री मेथड. मतलब हमें क्या मिल जाता है? कॉस्ट प्राइस. क्लासिक. टू गुड. स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मेथड कहाँ यूज होता है? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मेथड यूज होता है जहां पे चीजें बहुत कंसिस्टेंट हो, बहुत सालों से हम एक ही प्रोडक्ट बना रहे हैं, कितना खर्चा हो रहा था वो प्रोडक्ट बनाने में वो हमें पहले से पता है. तो गाइस ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मेथड. जकास है. टू गुड. गाइस हिस्टोरिक, अरे भाई ये तो तुम बचपन से सुनते आ रहे हो, फीफो, वेटेड एवरेज. फीफो इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, वेटेड एवरेजेस, वेटेड एवरेज. यहाँ पे कौन पहले कौन बाद में कोई झगड़ा नहीं. भाई एक और मेथड हुआ करता था सालों पहले जिसका नाम था फीफो, नहीं लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट. इसको हमने स्क्रैप कर दिया बिकॉज बहुत अनवांटेड मेथड था. क्या ही काम होता था, जो लास्ट में आएगा वो पहले जाएगा, ऐसे थोड़ी चलेगा. सो वी हैव स्क्रैप दैट. ऑसम. दिस इज इन्वेंट्री वैल्यूएशन टेक्निक. चलिए, अरे भाई आ जाइए, हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, फीफो और वेटेड एवरेज पे. फर्स्ट वन, Mercury uses periodic inventory system. The following information relates to 2011-2012. Date, particulars, unit, cost per unit and the total cost. Date, April, May, September, Feb. इन्वेंट्री ओपनिंग था, फिर परचेज आ गया, टोटल 1000 यूनिट्स हो गए. कॉस्ट पे यूनिट्स 10, 11, 12, 14 दिए हैं. टोटल कॉस्ट 2550 to 4800, 4900, टोटल 12250 हो गया. फिजिकल इन्वेंट्री हमारे पास 400 यूनिट्स की पड़ी थी. Calculate ending inventory value and the cost of sale using the FIFO method and the weighted average method. Guys, सबसे पहले as usual as per AS2 पहले काम करेंगे. FIFO 400 यूनिट बचे थे, कौन से 400 यूनिट बचे होंगे?
फीफो का मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, पहले ये जाएगा फिर ये जाएगा फिर ये जाएगा। अच्छा तो 400 बचा था, वो कौन सा बचा होगा भाई? ये 350 बचा होगा, और 400 में से 350 यहाँ निकल गए तो 50 वाला ये भी बचा होगा। तो 350 एट 14, 350 एट 14 एंड गाइस 50 एट 12, ये बचा होगा कि नहीं बचा होगा? कैलकुलेटर लेके बैठे हो? 350 into 14, I'm getting an answer of 4,900. And next one, guys, 50 into 12, I'm getting an answer of 600. 4,900 plus 600 is 5,500 is the inventory. इन्वेंट्री के साथ साथ उन्होंने एक और क्वेश्चन पूछी थी हमें। कौन सा क्वेश्चन पूछा था? कॉस्ट ऑफ सेल्स। सो कॉस्ट ऑफ सेल कैसे निकालें गाइस हम लोग? तो हम लोग कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालेंगे कैसे? बहुत सिंपल तरीके से कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालेंगे हम लोग। भाई हमारा टोटल कॉस्ट 12,250 था, उसमें से इन्वेंट्री बचा था, तो 12,250 में से इन्वेंट्री 5,500 माइनस कर दूं। सो 12,250 में से 5,500 माइनस, आंसर कम्स टू 6,750। क्या मिल गया हमें? कॉस्ट ऑफ सेल्स, फीफो। सेकेंड, कौन सा मेथड? वेटेड एवरेज मेथड। वेटेड एवरेज में कौन पहले जाएगा कौन बाद में जाएगा? भाई क्या ये सब मच लगा रखा है, सबको जाना एक बार ऊपर। तो मैं पहले, ऐसी कोई बात नहीं, वेटेड एवरेज निकाल लेते। कैसे निकालेंगे वेटेड एवरेज? सर टोटल कॉस्ट लीजिए 12,250 और हमारे पास थे 1000 यूनिट, तो हम डिवाइडेड बाय 1000 कर देंगे। 12,250 डिवाइडेड बाय 1000, आई एम गेटिंग एन आंसर ऑफ 12.25 पर यूनिट। तो हमारा क्लोजिंग स्टॉक कितना होगा? हमारा क्लोजिंग स्टॉक होगा 400 इंटू 12.25 इज इक्वल टू 400 इंटू 12.25 इज इक्वल टू 4,900. Tell me, are you getting this answer clear? Too good. And the next one is going to be cost of sales. तो cost of sales में क्या? cost of sales में गाइस 12,250 टोटल कॉस्ट था, उसमें से 4,900 का हमारे पास इन्वेंट्री था। तो 12,250 माइनस 4,900, आई एम गेटिंग एन आंसर ऑफ 7,350. Tell me, are you guys catching this up very well? Awesome. This was my question number 5. Question number 6 है ना? Question number 6. Question 6 है, Question 7 भी है भाई, 2 क्वेश्चन और है। मैंने वही कहा कि ऐसे नहीं समझना कि हम स्प्रिंट सीरीज में क्या ही करेंगे, और ये क्वेश्चन भी है ना सारे के सारे एग्जाम क्वेश्चन भरे पड़े भाई। ठीक है, चले चलो, पर चलने के पहले एक बार जिकास बोल दो सब लोग प्लीज। चलिए, 1. Mr. Jatin gives you the following information relating to items forming the part of inventory as on 31st of March. His enterprise produces product P using raw material X. तो गाइज इस क्वेश्चन में हमारे पास एक प्रोडक्ट पी है, रॉ मटेरियल एक्स भी है, और मुझे तो बीच में पार्टली फिनिश प्रोडक्ट भी दिखाई दे रहा है, मतलब तीनों चीज़ है। रॉ मटेरियल 900 यूनिट्स है, जिसका परचेज प्राइस 100 है और रिप्लेसमेंट कॉस्ट 80 है। सो पहले तो एज पर AS2 मैं पहले बात करूंगा रॉ मटेरियल का। कॉस्ट प्राइस कितना था? 100। रिप्लेसमेंट कॉस्ट कितना था? 80। और इसका अगर मुझे इन्वेंट्री निकालना हो तो मैं कैसे निकालूंगा? How many units did I have? I had 900 units. 900 into 100 पे लूं या 80 पे लूं? सर whichever is less. नहीं, रॉ मटेरियल में whichever is less नहीं था। रॉ मटेरियल should always be valued at cost, but only if the selling price of finished goods is less than the cost price of finished goods, then it should be valued at replacement cost. तो इसका वैल्यू तो हमें है ना फिनिश गुड्स की वैल्यू के बाद ही मिलेगा भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। सेकेंड, तो वर्क इन प्रोग्रेस पे चले जाता है। वर्क इन प्रोग्रेस का कॉस्ट क्या था और वर्क इन प्रोग्रेस का NRV क्या था? तो चलिए, वर्क इन प्रोग्रेस 400 units of partly finished process was in process. The cost incurred till date is 245. Sir, cost incurred is 245 और उसको कंप्लीट करने का खर्चा 50 है, तो ये कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन हुआ। हम लोग फिनिश गुड्स पे जाएंगे। एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस ऑफ प्रोडक्ट P was 280 सब्जेक्ट टू 5% एज ब्रोकरेज। तो भाई पहले तो आप 280 में से माइनस 5% निकाल दीजिए, माइनस कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन 50 रुपये भी निकाल दीजिए। 280 में से मैंने 5% निकाल दिया, माइनस 50 भी निकाल दिया, मेरा आंसर आ रहा है 216। सो कॉस्ट और NRV विच एवर इज लेस, तो मेरा इन्वेंट्री यहाँ पे बनेगा। कितने यूनिट्स थे?
वर्क इन प्रोग्रेस के 400 यूनिट्स थे, तो 400 इंटू 216, 400 इंटू 216, मेरा आंसर आ रहा है 86,400. एंड थर्ड, guys, finished goods should be valued at cost or NRV, whichever is less. finished goods का cost 295, 800 यूनिट है भाई, 295, और उसकी NRV हैज टू बी 280 माइनस 5%. यहाँ पे कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन नहीं आता, बट एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट ऑफ सेल तो आएगा, तो एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस वही 280 और ये 5%. गाइस आंसर हो गया हमारा 280 का 5% लेस इज 266. तो किस पे वैल्यू करेंगे? 266. तो इसका इन्वेंट्री होगा, मेरे पास 800 यूनिट थे इंटू 266. कैलकुलेटर, 800 into 266, I am getting an answer of 2,12,800. Tell me, are you all getting this answers? और क्योंकि फिनिश गुड्स को मैंने एनआरवी पे मेजर किया था, तो इसको रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे मेजर करूंगा, दैट इज 80, because the selling price of finished goods is less than the cost price of finished goods. I hope you are catching this up. Too good. Next one, 900 into 80, I am getting an answer of 72,000. झकास है. चलिए, so how much is my total inventory? My total inventory is equal to 72,000 plus 86,400 plus 2,12,800. So guys, my calculator, 72,000 plus 86,400 plus 2,12,800. I'm getting an answer of 371,200. चकास काम हो गया. Too good. चलिए एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. गाइज इतने क्वेश्चन तो हमारे स्टडी मटेरियल में भी होंगे ICI के, मतलब आप ये सोचिए कि हम इतनी चीजें कवर कर रहे हैं. कॉन्सेप्ट समझा? टू गुड. Drinking water is absolutely necessary because we talk so much. Question 7, first one. I love this question. मेरा personal favorite है. Joy purchased 20,000 kilograms of raw material at 20 per kilogram during the year 2020-21. They have furnished you with the following further information for the year ended 31st March. Particulars, units and amount. Finished goods opening inventory 2000 units था at 1 lakh. Raw material का opening units था 2244. Direct labor, fixed overheads. Sales 20,000 units. Closing inventory में raw material और finished goods है, और हमें closing stock ही निकालना है. Next one. The plant has capacity to produce 30,000 units for the finished product per annum. However, the actual production of the finished goods during 2020-2021 was 20,400. Due to fall in market demand, the price of finished products in which the raw material has been utilized is expected to be sold at 40 per unit. The replacement cost of raw material is 19 per unit. You are required to ascertain the value of the closing stock as on 31st March 2012. Guys, पहले raw material, तो raw material का cost, raw material 1800 units था गाइज, उसका रिप्लेसमेंट वैल्यू 19, और रॉ मटेरियल का कॉस्ट हम लोग को ऊपर बोल दिया था कि रॉ मटेरियल 20,000 kgs एट 20 पर kg पे खरीदा था. तो एज पर AS2 पहले काम लूंगा मैं रॉ मटेरियल का. कॉस्ट कितना था? 20 पर यूनिट. रिप्लेसमेंट कॉस्ट कितना था? 90 पर यूनिट. तो क्लोजिंग स्टॉक कितना होगा हमारा? क्लोजिंग स्टॉक होगा हमारा 1800 यूनिट्स है इनटू, अभी वेट करेंगे, किसके लिए वेट करेंगे? फिनिश गुड्स के लिए. तो पहले क्या निकालना पड़ेगा? फिनिश गुड्स का कॉस्ट. गाइस फिनिश गुड्स का कॉस्ट, लोग थोड़े कंफ्यूज हो गए थे इस क्वेश्चन के अंदर, बट इट्स अ वेरी सिंपल अंडरस्टैंडिंग कि फिनिश गुड्स में सबसे पहले रॉ मटेरियल जाएगा, और रॉ मटेरियल का कॉस्ट तो 20 पर kg बोला हुआ है, तो रॉ मटेरियल का कॉस्ट है 20 पर kg. गाइस नेक्स्ट थिंग केम टू डायरेक्ट लेबर. सो डायरेक्ट लेबर 3,06,000 मत ले लेना, हम कॉस्ट पे यूनिट पे कैलकुलेशन कर रहे हैं. कॉस्ट पे यूनिट पे कैलकुलेशन करेंगे तो कितने यूनिट्स प्रोड्यूस हुए? तो उन्होंने कहा है कि एक्चुअल प्रोडक्शन इन द ईयर वाज 20,400 यूनिट्स. सो गाइस इट शुड बी 3,06,000 डिवाइडेड बाय 20,400 यूनिट्स.
guys, 3,06,000 divided by 20,400 units. I am getting 15 per unit as direct labor. समझा? ये क्वेश्चन में ये 20,400 यूनिट्स प्रोडक्शन दे के भी है ना, इन्होंने थोड़ी क्वेश्चन की मजा उड़ा दी. एक्चुअली ये नहीं देना चाहिए था इन लोगों को. अभी एग्जैक्टली क्लियर विद दिस वन. तो क्या करना चाहिए था हमें? हमें ये कैसे मिलता सर? गाइस, उन्होंने ओपनिंग रॉ मटेरियल बोला है, उन्होंने क्लोजिंग रॉ मटेरियल बोला है, रॉ मटेरियल परचेज भी बोला है. ओपनिंग कितना यूनिट्स था? 2200. हमने कितने यूनिट्स परचेज किए? 20,000. हमारे क्लोजिंग कितने यूनिट्स थे? हमारे क्लोजिंग यूनिट्स थे 2400. सो 2200 प्लस 20,000 माइनस 2400, नहीं माइनस 1800. 2400 तो फिनिश गुड्स के थे. सो वापस एक बार 2200 प्लस 20,000 माइनस 1800. आई एम गेटिंग 20,400 मिलता ना. ये यहाँ पे इनको देने की जरूरत नहीं होनी चाहिए थी यार, मजा उड़ा दिया. बट अब आपको समझा? अच्छा, थर्ड, डायरेक्ट लेबर के बाद फिक्स्ड ओवरहेड्स आ रहा है. बट फिक्स्ड ओवरहेड्स ना अब भूल से 3 लाख डिवाइड बाई 20,400 मत कर देना. बिकॉज अगर आपको याद है तो इट शुड बी एट एक्चुअल कॉस्ट पे यूनिट और बजटेड कॉस्ट पे यूनिट, व्हिचएवर इज लेस द प्रोविजन. सो गाइस, फिक्स्ड ओवरहेड्स का how much was budgeted cost per unit? 3 लाख डिवाइडेड बाय, हमने कितना प्लान किया था? 30,000 यूनिट्स का प्लान किया था. 30,000. कैलकुलेटर. 3 लाख डिवाइड बाय 30,000, आंसर कम्स टू 10 पर यूनिट. लोग सोचते हैं सर इतना भी कैल्सी में क्यों करते हो? भाई कैल्सी प्रैक्टिस करो प्लीज. एग्जाम में बहुत सिली एरर करके आते हो तुम लोग. तो सर एक्चुअल कॉस्ट पर यूनिट कितना हुआ? एक्चुअल कॉस्ट पर यूनिट हुआ 3 लाख डिवाइडेड बाय 20,400. So this is 3 lakh divided by 20,400. I am getting 14.7058 या 71 ले लो. गाइस, किस पे एब्जॉर्ब करूं? सर आप इसे एब्जॉर्ब कीजिए whichever is less. What is less here? What is less here? 10. So 10 पे एब्जॉर्ब करूंगा. कॉन्सेप्ट समझा? सो गाइस, अब हमारा टोटल कॉस्ट कितना हो गया? 20 प्लस 15 प्लस 10. आई एम गेटिंग अ कॉस्ट ऑफ 45. And how much is NRV of the finished goods? NRV of the finished goods is equal to, due to the fall in the market demand, the price of finished goods in which the raw material is utilized is expected to be sold at 40. Sir, 40 किस पे measure करोगे? NRV पे measure करोगे. So इसका closing stock कितना बनेगा? How many units of closing stock we had? We had 2,400 units of closing stock. So 2,400 guys into 40. Calculator. 2,400 into 40. I'm getting 96,000 units of finished goods. और क्योंकि फिनिश गुड्स मैंने एनआरवी पे मेजर किया था तो रॉ मटेरियल को मैं रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे मेजर करूंगा. दैट इज 19. So guys, 1,800 into 19, I'm getting 34,200. Guys, therefore my total closing stock is going to be 34,200 plus 96,000. 34,200 plus 96,000. I'm getting an answer of 1,30,200. Tell me, are you guys getting this answer correct? Chakas. Too good. So guys, ये हुआ हमारा आज का सफर complete. Chakas. I love you all guys. Take care and see you on the other side for sprint 4. And sprint 4 मेरा होगा AS10. That is PPE. चकास है? Too good.